हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चली है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही थी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक्स। ठीक है, तो उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसको बोलते हैं। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा है, इसी तरीके से आज हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी और उसके फैक्टर्स। जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फैक्टर्स पढ़े थे, सेम उसी तरीके से अब ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये क्या होती है? ये सेम आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरह होती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी प्रॉपर्टी थी जिसमें आप कोवलेंट बॉन्ड में ही देखोगे किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, लेकिन जो आपकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं हिंदी में, ठीक, इसे आप आइसोलेटेड एटम्स में देख सकते हो इजीली। इसकी डेफिनेशन समझिए। अब किसी गैसेस एटम की एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, किसी गैसेस एटम की एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपका था सेम, उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या बोले थे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन किसे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहला रही थी। तो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और डिफरेंस यही है, ये गैसेस एटम की गैसियस एटम की आप निकालते हो, उसमें वहां पर बॉन्ड पर निकालते हैं हम। ठीक है, बॉन्ड में। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ गैसेस एटम एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन। जब कोई गैसेस एटम, गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, मुक्त होती है, उसी को आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हो। इट्स यूनिट में बी किलो कैलोरी और किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। इसकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो किलो कैलोरी या फिर किलो जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होती है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, वहां बताना भूल गई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। व्हेन एन अनायन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, अब देखिए जैसे ही गैसेस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनायन में। अब ये जो एनायन है, अगर ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, एनायन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोल देते हैं सेकंड ईए। जो आपकी फर्स्ट होती है, जब गैसेस एटम ने आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तब जो एनायन बना है, तब उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट ईए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हेन एन एनायन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन, देन द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज सेकंड ईए। जब एनायन एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सेकंड ईए बोलते हैं। यहाँ पर यही चीज समझाइए। ये आपका एटम है, इसमें आप इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा। एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? एनायन बनेगा, और तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट ईए। ठीक, अब सेकंड ऐसे ही, अब ये जो एनायन है, ये एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो इस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं हम सेकंड ईए। ठीक, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसके लिए फैक्टर होंगे, इसको भी प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो पहला कारक सेम उसी तरीके से नंबर ऑफ सेल्स होगा, सेकंड आपका ईएनसी, और थर्ड इसमें होगा सब शेल के बारे में। ठीक, एक बात याद रखनी है कि चाहे आईपी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तीनों में जो आपके दो कारक होंगे, ये नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा ईएनसी, ये सेम होंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ सेल्स उसके ईएन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसी तरीके से ईए के भी नंबर ऑफ सेल्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो ईएनसी होगा मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईए के। ठीक, जैसे वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में था। तो सेम तीनों में ये दोनों फैक्टर सेम चलेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स एज द साइज, या इसको हम साइज ऑफ एटम भी बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, आपको पता है जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन के प्रति कम हो जाएगा। अब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ तो टेंडेंसी जो ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब क्या हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाता है एटम का, इसलिए साइज बढ़ने पर ईए की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेम वही फैक्टर है बिल्कुल।
एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाता है, घट जाता है, विल डिक्रीज सो द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए अब एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है या अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को, और टू रिलीज द एनर्जी ऑफ एटम विल डिक्रीज, और अब ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी और जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एज द साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है। ठीक, ये है। अब क्या हो रहा था, जो आपकी एनर्जी थी वो कब रिलीज हो रही थी, जब इजीली वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा था, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहला रही थी। अब वो इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो यही है इसका मतलब, साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा बढ़ा या नंबर ऑफ सेल्स जितनी बढ़ेगी, ई की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो एनर्जी अब निकलेगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद उसके और बाकी के फैक्टर्स। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए एग्जांपल, जैसे हमारे पास है ये दो एटम, जैसे कार्बन है और ये है सिलिकॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका कितना होगा, 14 होता है सिलिकॉन का। अब यहाँ पर क्या देखना है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जितनी कम, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ सेल भाई कितनी होगी, 2 और 4, इसमें 2 8 और कितनी होगी 4, तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स कितनी है 3 और इसमें 2, तो नंबर ऑफ सेल्स जिसकी कम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी सिलिकॉन के कंपेयर में। ठीक, अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये है, इसमें क्या करना है, अरेंज F, Cl, Br, I इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के घटते हुए क्रम में इन चारों को अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक, अब इसको जब आप व्यवस्थित करोगे, जैसे यहाँ पर F का फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, Cl का 17, Br का 35, I का 53, इसका आयोडीन का 53, 2 7 2 8 7 2 8 18 7, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स इसमें है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, फिर इसके बाद Br आएगा, फिर इसके बाद Cl और फिर इसके बाद F, यही क्रम बनेगा ना आपका। इस रूल के अकॉर्डिंग जो हम देखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, जो फैक्टर हमने पढ़ा है, फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा यही बनता है ऑर्डर कि F की सबसे ज्यादा होगी, फिर Cl की, फिर Br की, फिर I की। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये जो Cl होता है ये आ जाता है फर्स्ट पर और ये F चला जाता है सेकंड पे। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। अब पता है आपको साइज छोटा होगा यानी कि उसमें नेगेटिव चार्ज, F कैसा एटम है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, ये 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस शेल में, साइज है इसका छोटा, तो वो क्या होंगे, पास पास होंगे, जिसकी वजह से इस पर खुद माइनस की बहुत ज्यादा अधिकता है। अब जब इस पर माइनस की अधिकता बहुत ज्यादा है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा नहीं। भैया हम अपने घर में किसी को कब ठहराते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा रूम हो, अगर हमारे पास रूम ही ना हो तो हम उसको बाहर से बाहर टहला देंगे कि भाई कुछ भी बहाना बता देंगे, मतलब तो ये वाली चीज हो जाएगी यहाँ पर कि क्या होता है, ये Cl आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पर, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, Cl के पास एक रूम एक्स्ट्रा है स्टे कराने के लिए, रुकवाने के लिए, तो ये क्या कहेगा कि भाई तू चला जा पीछे, मैं आ रहा हूँ आगे, मैं रुकवा लूंगा। ठीक, तो ये वाली हो जाती है यहाँ पर बात। बट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन इज एज फॉलोज। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहती है, कि जो इजीली एक्सेप्ट कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक्सेप्ट अट्रैक्ट करने की तो टेंडेंसी देखनी है ना, तो वही तो कराएगा जिसके पास स्पेस होगा। अब इसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि माइनस चार्ज की अधिकता बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिपल्शन हो जाता है ज्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Cl से कम हो जाती है, Cl की आपकी हो जाती है इससे ज्यादा। तो ये आपका ऑर्डर आ जाता है Cl, फिर उसके बाद F, फिर Br और फिर I। ठीक, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में। ठीक, बाकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में तो फ्लोरीन ही जीतेगा, आपको पता है, अभी मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। अब यहाँ पर ये इसका रीजन भी लिख दिया है मैंने, वैसे तो मैं ऐसे ही बता सकती थी ओरली, लेकिन मैंने रीजन लिख दिया है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए और समझ आ जाए। ठीक, समझने के लिए द साइज ऑफ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, एक एक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ठीक है, तो देखिए द साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। एंड देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, और इसके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। सो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इन फ्लोरीन। ड्यू टू इट, इसके कारण द इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लोरीन इज स्लाइटली लोअर, इसकी वजह से फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या गेनिंग या लेने की जो क्षमता होगी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन Cl, अब आ जाओ Cl में। इन Cl 3 शेल्स, Cl के पास कितने हैं, 3 शेल्स प्रेजेंट हैं, आर प्रेजेंट एंड इट्स साइज इज लार्जर देन F, इसलिए इसका जो साइज होता है वो फ्लोरीन से बड़ा होता है। सो द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज नॉट वेरी इफेक्टिव, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर होंगे प्रेजेंट इन क्लोरीन। सो इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट इजिली कर लेगा इन कंपेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाती है क्लोरीन की फ्लोरीन से। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट की जो बाकी हमारी थ्योरी है वो देखेंगे, फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड फैक्टर है ENC, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए इसकी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन मोर इजीली इन कंपेयर टू F, अब वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से इन कंपेयर टू फ्लोरीन के, ठीक है, उसकी तुलना में। दैट्स व्हाई, इसलिए द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड फैक्टर है ENC। ENC डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल होगा EA के, जैसा अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था, सेम ऐसे ही ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इजीली कर पाएगा, एलिमेंट या एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब एनर्जी भी क्या मिलेगी, हमें ज्यादा मिलेगी। इलेक्ट्रॉन लेने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है वो ज्यादा एनर्जी हमें देगा। तब यही इसमें यही बनता है रिलेशन कि EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ENC के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो ENC में EA डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन ENC, EA जो होगी वो डिपेंड करेगी डायरेक्टली ENC पर। एज द वैल्यू ऑफ ENC इंक्रीजेस, जैसे जैसे ENC की वैल्यू बढ़ती है द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, तब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, अपनी तरफ आकर्षित करने की जो टेंडेंसी, क्षमता होगी एलिमेंट की, वो बढ़ जाएगी। एंड इट विल गेन इलेक्ट्रॉन इजिली, और वो इलेक्ट्रॉन को इजिली क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। एंड रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, और इस कंडीशन में हमें अधिक मात्रा में एनर्जी प्राप्त होगी, मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन हो गया EA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ENC। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है सेम वही जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किया था, एटॉमिक नंबर देख लो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका ENC ज्यादा, ENC ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो यहाँ पर Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है सल्फर से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे थर्ड फैक्टर आता है स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, IP है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि भाई किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, किस उसमें आपको ENC के आधार पर देखना होगा। किसी किसी में भाई जब जिसका नंबर ऑफ सेल्स सेम आ रहे होंगे तो उनपे तो आप ENC पर जाओगे, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स आपके कम ज्यादा दिख रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ सेल वाला फैक्टर लगाओगे। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल, सबसेल मीन्स कक्षक, उपकक्षक, उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व देखना है हमें। देखो अगर किसी सबसेल का स्थायित्व ज्यादा होगा मीन्स उसमें स्थायित्व ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसका फुलफिल है एक तरीके से, वो आराम से बैठा है, अब वो कहीं जाना पसंद नहीं करेगा, उठेगा नहीं, वो स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम। भाई उसमें ताकत ही नहीं है, वो थक गया, अब वो बाहर जाएगा बुलाने लेने किसी को नहीं, तो वही होगा यहाँ पर सेम। अब ऐसी सबशेल कौन सी होती हैं, ऐसी सबशेल वो होंगी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, वो आपके जिनमें आपके हाफ फिल्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। और फुलफिल्ड सबसेल ये हमेशा स्टेबल होती है। हाफ फिल्ड सबसेल जैसे हमारे पास है ये p ऑर्बिटल है, इसके पास 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3। अब अगर इन तीनों कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, अगर ये इस तरीके से है तो ये पूरा क्या कहलाएगा,
फुलफिल सब शेल कहलाएगी। और अगर इसमें क्या हो, इस तरीके से हो, 3 इलेक्ट्रॉनों मीन्स एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो ये कंडीशन कहलाती है हाफ फिल्ड सब शेल। ठीक है, तो समझ आ गई, हाफ फिल्ड आधा भरा हुआ, फुलफिल मीन्स पूरा भरा हुआ। तो ऐसी सब शेल हमेशा क्या होंगी, स्टेबल होंगी, और इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, क्योंकि अब ये कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे और यहीं रहेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है इन सब शेल की। तो यही आपका थर्ड फैक्टर है। द एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सब शेल, वे एलिमेंट्स, वे तत्व जिनकी हाफ फिल्ड, जिनमें सब शेल जो कक्षक कैसा हो, फुलफिल हो या फिर हाफ फिल्ड हो, आर एक्स्ट्रा स्टेबल, वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे। दे कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, इसलिए अब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इजिली, इसीलिए सो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इन एलिमेंट्स की, वो क्या हो जाती है, लो, बहुत कम या फिर जीरो हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो समझ आई आपको ये बात। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट, और इसके बाद हम इसके भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैंने इसका ये रिलेशन लिख दिया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल के। स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल ज्यादा, ईए की वैल्यू कम, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल कम, ईए की वैल्यू ज्यादा। ठीक, अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है, व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आर लो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, तभी तो पता लगाएंगे कि हाफ फिल्ड है या फिर फुल फिल्ड सबशेल है। अगर नहीं है तो ईए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। अब इसमें कहा है कि कम क्यों है, तो आप इनका क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p3, इसके 3 ऑर्बिटल दिखा दो, फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गया। देखो 10 2 12 और 3 15। अब इसमें भी 3 ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, लास्ट वाले को ही तो देखोगे। तो ये कैसी सब शेल है, हाफ फिल्ड है, पूरी भरी हुई नहीं है, आधी भरी हुई है। तो ऐसी सब शेल स्टेबल होंगी, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई द ईए ऑफ सल्फर इज मोर देन फॉस्फोरस, सल्फर की ईए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है किससे, फॉस्फोरस से। तो सेम ऐसे ही पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, सल्फर का 16, फॉस्फोरस का 15, तो क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। यहां पर करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये 3 ऑर्बिटल दिखाओगे इसके, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो फिल करो। इसमें है 3, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर कैसी सब शेल है, ये हाफ फिल्ड, क्योंकि आधी भरी हुई, यहाँ पर न ये हाफ फिल्ड है न ये फुल फिल्ड है, तो ऐसी सब शेल आपकी क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी, मीन्स स्टेबिलिटी नहीं होगी, और स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो फटाफट से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट है इसमें हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा। अब ये जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम क्या कर रहे थे कि गैसेस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था तब जो एनर्जी रिलीज हो रही थी या प्राप्त हो रही थी वो क्या कहला रही थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है कि गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें जस्ट ये अपोजिट होगा। ये दोनों टर्म मैंने आपको जब वो पढ़ाई थी ना लैटिस एनर्जी, तब वहां पर भी डिफाइन की थी। तो देखिए अब इसकी थ्योरी समझिए पहले एक बार। इट कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंट शेल ऑफ गैसेस एटम। गैसीय परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। इट्स यूनिट में भी किलो जूल, इसकी यूनिट जो होगी काई किलो जूल भी हो सकती है, या किलो कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल होती है। ठीक, अब इसके बाद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंट शेल ऑफ कैटायन इज नोन एज सेकंड आईपी। अब जैसे हमने वहां पर पढ़ा था सेकंड ईए क्या थी, कि जब आपका गैसेस एटम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, तब वो क्या बनना था, एनायन बन रहा था, एनायन। अब ये जो एनायन है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, सेकंड ईए। इसी तरीके से जब गैसेस
एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन जब बनेगा उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी रिलीज हो, जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम सेकंड आईपी। ठीक है, उसमें भी ऐसे ही था, सेकंड ईए, इसमें सेकंड आईपी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ डाई पॉजिटिव आयन। इसी तरीके से जब दो कैटायन बनेंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको क्या बोल दोगे, थर्ड आईपी। समझ आई बात। जब नॉर्मली हम किसी गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब वो हो जाती है फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, जब वो कैटायन में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया कैटायन में कन्वर्ट, अब इस कैटायन में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब जो एनर्जी क्या होगी आपकी खर्च होगी उसको हम बोल देंगे सेकेंड आईपी। और इसी तरीके से जब ये क्या बन जाएगा, डाई पॉजिटिव मीन्स दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, तब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं, तब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम थर्ड आईपी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ कैटायन। कैटायन से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर, कैटायन के वैलेंस शेल से, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं सेकंड आईपी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ डाई पॉजिटिव आयन। डाई पॉजिटिव आयन के वैलेंस शेल से, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम थर्ड आईपी। अब यहाँ पर दिखाया गया ये था गैसेस एटम, इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, कैटायन बन गया। एक इलेक्ट्रॉन ये हमने निकाल दिया, इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं फर्स्ट आईपी। अब क्या हुआ, ये बन गया कैटायन, अब इस कैटायन में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो क्या बन जाएगा, डाई पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और इसमें जो एनर्जी खर्च होगी उसे बोलते हैं आईपी सेकेंड। अब ये जो डाई पॉजिटिव आयन बचा है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो ये तीन पॉजिटिव बन जाएंगे इस पर। अब जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, अब जो एनर्जी खर्च होगी उसे बोलते हैं हम आईपी थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से ये होती है। अब इसके बाद इसमें एक चीज और है समझने वाली कि फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी और थर्ड आईपी, ये इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, मींस आईपी वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, तो ये समझते हैं। तो एक बार फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि थर्ड आईपी की वैल्यू हमेशा सेकंड आईपी से क्यों ज्यादा होगी और फर्स्ट आईपी की हमेशा क्यों कम होती है सेकंड आईपी से। तो इसका क्या मतलब है, थर्ड आईपी का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी डाई पॉजिटिव आयन से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तब जो एनर्जी दी जा रही है, डाई पॉजिटिव मीन्स जिस एटम पर क्या हो, दो आयन हो, ये कैटायन हो दो। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, साइज एटम का बहुत ज्यादा छोटा होगा। अब साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा मजबूत होगा और इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए थर्ड आईपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी सेकंड आईपी से। सेकंड आईपी का क्या मतलब है, जब हम कैटायन से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा मुश्किल ज्यादा नहीं होगा इसकी कंपेयर में, क्योंकि इससे निकाल सकते हैं। फर्स्ट आईपी का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट आईपी का क्या मतलब हुआ कि एटम से निकाल रहे हैं तो एटम से तो इजीली निकल जाएगा। अब यही होता है इसका ऑर्डर। ठीक है, तो थर्ड आईपी की ज्यादा होगी हमेशा सेकंड आईपी से और सेकंड आईपी की हमेशा ज्यादा होगी फर्स्ट आईपी से वैल्यू। अब इसके बाद आते हैं फैक्टर कारक। पहला कारक साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ सेल, सेकंड ईएनसी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और थर्ड वही स्टेबिलिटी ऑफ सब शेल वाला। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ सेल्स या फिर साइज ऑफ एटम। अब यहाँ पर भी सेम, मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर सेम क्या था कि जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो जितनी ज़्यादा होंगी, इनका भी आपस में आईपी का और नंबर ऑफ सेल्स का आपस में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली का मतलब नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज्यादा आईपी की वैल्यू उतनी कम, नंबर ऑफ सेल्स जितनी कम आईपी की वैल्यू उतनी ज्यादा। नंबर ऑफ सेल्स या फिर साइज ऑफ एटम जितना ज्यादा होगा हम इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मीन्स हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो आईपी की वैल्यू कम, और नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ एटम छोटा है तो हमें ज्यादा आईपी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसलिए आईपी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ आईपी डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। जो आईपी की वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है इनडायरेक्टली किस पर, नंबर ऑफ सेल्स पर। एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है, द डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल आल्सो इंक्रीज।
तब जो डिस्टेंस होगा किस किस के बीच, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एंड द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विल डिक्रीज, और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला, वो क्या हो जाएगा, कम। सो लेस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव सच इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट फैक्टर हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर नेक्स्ट ईएनसी पढ़ेंगे और फिर स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। तो फटाफट से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसको भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल, लिथियम दिया हुआ है हमें, सोडियम और पोटेशियम। अब इन तीनों में हमें ये बताना है किसकी आईपी की वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी कम। तो आईपी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स या साइज ऑफ एटम कम होगा, छोटा होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल सकते, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, आईपी की वैल्यू ज्यादा। तो यहाँ पर दिख रहा है नंबर ऑफ सेल कितनी है, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, तो सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी सबसे कम होगी। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको ग्रुप और पीरियड में देखना है कि ग्रुप में कैसी रहेगी आईपी की वैल्यू और पीरियड में कैसी रहेगी। जैसे हमने ये देखी थी ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसी तरीके से अब क्या होगा, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है या मीन्स साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से आईपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। हम इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर है जैसे ईएनसी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें भी सेम रहेगा, ईएनसी जितना ज्यादा बढ़ा इलेक्ट्रॉन को हम इजीली नहीं निकाल सकते, हमें आईपी ज्यादा देनी पड़ेगी, मीन्स आईपी की वैल्यू उतनी ही रेशियो में बढ़ेगी जैसे जैसे आपका ईएनसी बढ़ेगा। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें भी डायरेक्टली ये क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, ईएनसी और आईपी, जैसे हमने ईए का पढ़ा था। एज द वैल्यू ऑफ ईएनसी इंक्रीजेस द आईपी वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे ईएनसी की वैल्यू बढ़ती है मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय बल बढ़ेगा, द आईपी वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज, तो आईपी की जो वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज क्योंकि द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएनसी विल इंक्रीज इन डिफिकल्टी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जब ईएनसी बढ़ने पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा बाह्य कोश से। सो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बिन रिक्वायर्ड, इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी या फिर चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, आईपी की वैल्यू आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन दिखा दिया। अब इसमें मैंने आपको वहां पर भी तरीका बताया था, यहाँ पर भी दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्या देखोगे, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसका ईएनसी उतना ज्यादा, तो उसकी आईपी वैल्यू हमेशा ज्यादा। तो यहाँ पर किसका है, ये Cl है, यहाँ पर क्या है, ये Cl है 17 और ये है सल्फर 16, तो इसका ईएनसी हमेशा ज्यादा होगा, तो इसकी आईपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी। ठीक, इसकी आईपी वैल्यू हमेशा ज्यादा और इसकी कम। इस तरीके से हम इनको देखेंगे। सेम वही है जैसे ये पढ़ाया था, इनमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट कि उसमें क्या था कि गैसेस एटम इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर पा रहा है, वो ध्यान रखना है हमें। ठीक है, और एनर्जी जो रिलीज होगी उसके बाद वो होती है आपकी ये। इसमें क्या है कि गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है, वहां तो रिलीज होती है, मिलती है हमें, यहाँ पर क्या होगी, जो खर्च हो रही है वही आपकी क्या कहलाती है, आईपी। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना थर्ड फैक्टर देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट देखते हैं पीरियड में। पीरियड में सेम जैसे हमने ईए का पढ़ा था ना, सेम वही चीजें चलने वाली हैं। ठीक है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे मीन्स बाएं से दाएं जाओगे, तो क्या होगा, आईपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो तो कांस्टेंट हो जाती हैं, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है मीन्स ईएनसी, उसका रेशियो या उसका बल हमेशा ज्यादा होगा, बढ़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा और आईपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसी तरीके से रहेगा सेम। थर्ड फैक्टर है लास्ट, स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल। सबशेल की स्टेबिलिटी, वहां पर ईए में क्या था कि स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा थी, आईपी की वैल्यू ईए की वैल्यू क्या थी, कम थी, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एनर्जी भी हमें कम मिलेगी। वहां पर ये था, यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल, ज्यादा आईपी, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी वजह से आईपी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी अगर स्टेबिलिटी है किसी सबशेल में। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल और उसकी वजह से आईपी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, हमें ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी।
तो स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल कैसे देखेंगे, हाफ फिल्ड और फुल फील्ड में, कि हाफ फिल्ड और फुल फील्ड सबशेल प्रेजेंट तो नहीं है। और इसमें भी एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आपकी सेम ईए में भी ऐसी होगा, अगर जो आपकी होती है फुल फील्ड या हाफ फील्ड, यानी कि दोनों अगर ऐसे एटम है जिनमें हाफ फील्ड भी प्रेजेंट है और फुल फील्ड सबशेल प्रेजेंट है, तो किसको आप वो दोगे प्रायोरिटी, हमेशा फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होती है हाफ फील्ड से, ठीक है। और वैसे नॉर्मली अगर हाफ फील्ड आ रही है तो हाफ फील्ड को आप वो दोगे प्रायोरिटी, अगर एक ही प्रेजेंट है तो हाफ फील्ड को दोगे, अगर मान लो दोनों प्रेजेंट है फुल फील्ड और हाफ फील्ड तो किसको प्रायोरिटी दोगे, फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो इसकी आईपी वैल्यू हमेशा हाफ फील्ड से ज्यादा होगी, ठीक। अब इसकी थ्योरी समझिए, द एलिमेंट्स हैविंग हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फिगरेशन, वे तत्व जिनका कॉन्फिगरेशन विन्यास हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो, आधा भरा हुआ या फिर पूरा भरा हुआ, दे आर एक्सेप्टेबल, वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होंगे। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एलिमेंट्स इज वेरी डिफिकल्ट, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एलिमेंट्स में से क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड इट विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सो आईपी वैल्यू ऑफ सच एलिमेंट्स विल बी वेरी हाई, इसलिए ऐसे तत्वों की आईपी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली रिलेशन होगा, आईपी जितनी स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल जितनी ज्यादा, आईपी की वैल्यू उतनी ज्यादा। अब यहाँ पर भी बता दिया मैंने आपको, फुल फील्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होती है हाफ फील्ड की कंपेयर में, ठीक है। अब इसके बाद जैसे एग्जांपल है ये, वाई द आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की आईपी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। क्यों होता है देखिए, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 1s2 2s2 2p3, ठीक। ऑक्सीजन का करो 1s2 2s2 2p, क्या आएगा 4। अब यहाँ पे 2p4 आ गया, अब यहाँ है 2p3, तो इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है p के एक कोश में, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके p में 3 p के ऑर्बिटल बनाओ, कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पर ये कैसी है, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पर ये कैसी सबशेल है, हाफ फील्ड, आधा भरा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी आईपी वैल्यू इसलिए हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी कंपेयर में, ऑक्सीजन की में। इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। आज की क्लास में हमने ईए पढ़ी है और आईपी पढ़ी है, ये आपके लास्ट टॉपिक बच रहे थे इस यूनिट के, तो यहाँ पर आपकी यूनिट हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम अपनी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, उसके जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे पढ़ेंगे, ज़्यादातर उसमें इंपॉर्टेंट ही हैं आपके, कुछ तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, जो मैंने आपको करा रखे हैं, जैसे वॉन डर वाल्स फोर्स भी है उसमें, वो मैंने आपको करा रखा है, हाइब्रिडाइजेशन करा रखी है, तो वो टॉपिक मैं नहीं कराऊंगी, बॉन्ड एंगल ये सारी चीज़ें नहीं कराई थी, बता दी थी, लेकिन वो करा दूंगी थोड़ा सा। उसके बाद हम अपना बस फटाफट से सिलेबस ये कंप्लीट करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। और इतना मुझे यकीन है जिन बच्चों ने क्लासेस पूरी शुरू से अब तक देखी होंगी वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जो हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी है वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो सभी अच्छे से कर लेंगे जिन्होंने थ्योरी अच्छे से डिटेल में पढ़ी है मेरे साथ, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।